जाने सीईटी पीजी 2026 हिस्ट्री का सिलेबस। आपको सिर्फ समझना है कि क्या सारे टॉपिक्स हैं, तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, लिटरेचर, ये सब आपको पता होना चाहिए। फोकस आपको यहाँ पे संगम लिटरेचर के ऊपर करना है। तो संगम लिटरेचर क्या है, स्पेशली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं। आपको सिर्फ इस सिलेबस के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला में। मेरा नाम है योगेश लहानकर, आपका हिस्ट्री का टीचर, और मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सेशन लेके आया हूं। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा सीईटीपीजी हिस्ट्री HUQP09 जो कि सब्जेक्ट कोड है हिस्ट्री का, उसका सिलेबस क्या है ये हम लोग यहां पे जानने वाले हैं। तो जाने सीईटीपीजी 2026 हिस्ट्री का सिलेबस। इस सेशन में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। आगे बढ़ने से पहले आज के जो टॉपिक्स है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सिलेबस ऑफ सीईटीपीजी हिस्ट्री HUQP09, ठीक है, इस सब्जेक्ट का हम लोग सिलेबस देखेंगे। और इसमें देखिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। किस तरह से आपका सिलेबस जो है स्प्रेड है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ये बताना चाहूंगा कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल जो है वो हमने शुरू किया है। ये जो कोड है इसको स्कैन करके प्लीज हमारा सीईटीपीजी वाला का जो टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री का, उसको प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे सारे के सारे जो फ्री सेशंस वगैरह होते हैं, इसके अलावा टेलीग्राम लाइव सेशंस वगैरह होते हैं, इसके बारे में जो जानकारी है इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको दी जाएगी। इसके अलावा क्वेश्चंस, रिवीजन नोट्स वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टेलीग्राम लाइव भी काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पे मैं आपके साथ सीधे संवाद जो है वो करता हूं, तो काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, प्लीज इसे ज्वाइन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन में मैंने ये 4 मुद्दे जो हैं वो उठाए हैं आपके सिलेबस से। एनटीए की 2025 की जो वेबसाइट है जहां से बच्चों ने 2025 के सीईटीपीजी के लिए फॉर्म भरा था, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है बाय द वे, वहां के उस पर्टिकुलर वेबसाइट के सिलेबस टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद, ह्यूमैनिटीज के HUQP09 हिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें एक PDF प्राप्त होती है, जहां से मैंने ये जो सारा का सारा कंटेंट है वो लिया है। ठीक है, मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहूंगा कि किसी कच्चे खिलाड़ी ने आपका सिलेबस जो है बनवाया होगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना पहला वाला, उसमें ही वहां पे एक्चुअली मिस्टेक है, इसको मैंने सही करके डाला है। जो ओरिजिनल सिलेबस में जो ये पहला स्टेटमेंट दिया है ना, उसमें लिखा है द क्वेश्चन पेपर विच, यहां पे विच शब्द का इस्तेमाल किया है, विच विल हैव 75 क्वेश्चंस, और उसके बाद फुल स्टॉप। पहले ही स्टेटमेंट में आपके सिलेबस के उन्होंने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो खैर, लेकिन हमको पता है क्या है, सीईटीपीजी में हिस्ट्री के लिए आपको 75 MCQs रहने वाले हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, ये बताने की कोशिश हो रही है। ठीक है, मेरे इस पूरे सिलेबस डिस्कशन में आपको कम से कम 4 से 5 बार मैं ये कहते दिखूंगा कि देखो कितने घटिया तरीके से इन्होंने सिलेबस डिजाइन किया है। ठीक है, इसका ये पहला उदाहरण। ठीक है, चलिए, तो आपके क्वेश्चन पेपर में 75 MCQs रहेंगे। दूसरा नोट आपको ये करना है कि ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। तो पहले क्या होता था, कुछ मतलब जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। आपको 75 MCQs मिलेंगे, और 75 के 75 MCQs आपके हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है, तो सिलेबस हम देखेंगे, उसी सिलेबस से क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तो सारे क्वेश्चंस करने मतलब ये है, क्योंकि आपका जो टोटल मार्क्स है वो 300 है फॉर 75 क्वेश्चंस, तो ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो तो -1 की मार्किंग होगी, और अगर आप उसको छोड़ देते हो तो आपको कोई मार्क्स अवॉर्ड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो +4 फॉर करेक्ट, -1 फॉर इनकरेक्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, द क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये एनटीए द्वारा लिया जाने वाला एग्जाम है, और हाल फिलहाल ही में 2025 में ही ये एक्चुअली CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बन चुका है। तो ऐसे में आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है
कि अगर आपको लगता है कि हिंदी मीडियम के क्वेश्चन में कुछ गलती है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप अंग्रेजी में रीड करें और वहां पे जो अंग्रेजी के हिसाब से जो वर्जन है क्वेश्चन का, उसके हिसाब से अपना उत्तर जो है वो मार्क करें अपने एग्जाम में। क्योंकि ये हर बुलेटिन में देखा गया है कि ये बताया गया है कि अगर हिंदी और अंग्रेजी इन दो क्वेश्चंस में अगर कुछ डिफरेंसेस पाए गए, जहाँ पे हिंदी गलत है और अंग्रेजी सही है, या फिर कुछ भी हो जहाँ पे मतलब हिंदी अंग्रेजी में कुछ डिफरेंसेस पाए गए हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, अंग्रेजी क्वेश्चन को वो फाइनल मान के उसके ऊपर जो आंसर आएगा उसको करेक्ट घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज जरूर है, लेकिन ऐसे हर क्वेश्चन में तो होता नहीं है। 2025 में ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं जहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी में उसका अनुवाद जो है अलग अलग हो, जिसकी वजह से आंसर ही पूरा दूसरा हो जाए। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन होने की संभावना है, मतलब हो सकता है कहीं, मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है, इतना मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो इंग्लिश हिंदी वाली जो चीज़ है ये भी आप नोट करके चलिएगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग सिलेबस। और यहाँ पे देखिए फिर से एक बार बहुत बड़ी गलती यहाँ पे इन्होंने कर दी है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 10,000 BC टू 1206 AD, ये जो चीज़ है ये देख के ही मैं एक्चुअली आग बबूला हो गया था। क्योंकि BC यानी बिफोर क्राइस्ट एंड AD यानी एनो डोमिनी, ये यूज करना हमने एकेडमिक सर्कल में कब का बंद कर दिया है ना। हम लोग BCE यानी बिफोर कॉमन एरा एंड CE यानी कॉमन एरा ऐसा यूज करते हैं, है ना। BC एंड AD यूज करने का जमाना तो अब कब का खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये किया है। और दूसरी बात ये गौर फरमाइएगा कि इन्होंने ये देखिए यहाँ पे 1206 AD यानी 1206 CE तक का सिलेबस देखने के लिए बोला है, लेकिन खत्म कर देते हैं लगभग 750 CE के बाद, और वहां पे एक नया सेक्शन ला देते हैं फिर अर्ली मिडिवल हिस्ट्री का, जो कि एक्चुअली में सही है। तो अर्ली मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है 750 CE से लेके 1206 CE, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, ऐसे माना जाता है। तो अगर आपको यही करना था तो यहाँ पे आप 750 CE क्यों नहीं लिख देते? आपके सिलेबस में आपको इतना बड़ा गफला करने की क्या जरूरत है? टाइटल में ही आप गलती कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो मेरे ख्याल से CET PG और NTA इसके ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए। और एक और चीज़ है जो बाद में मैं आपको ऑब्वियसली जब मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर पहुंचूंगा तब मैं आपके साथ बात जरूर करूंगा, ठीक है। तो चलिए एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो आपका ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है, इसमें एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री जो है इसका सिलेबस थोड़ा ठीक ठाक तरीके से दिया गया है, ठीक है। बाकी के सिलेबस तो उन्होंने ऐसे ही मतलब एक बोलते हैं ना कि एक होता है एग्जॉस्टिव सिलेबस जहां पे हर एक टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, और एक होता है सजेस्टिव सिलेबस। ये दोनों का मिश्रण लगता है आपका अगर पूरा सिलेबस देखें तो। एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का जो सिलेबस है ये एग्जॉस्टिव है, हर एक टॉपिक को उन्होंने लिस्ट करके दिया है आपके लिए। लेकिन पता नहीं फिर बाद में क्या आलस आ गया इन लोगों को, जैसे हम मिडिवल में पहुंचते हैं, मॉडर्न में पहुंचते हैं, सजेस्टिव बन जाता है सिलेबस। टॉपिक के नाम ही नहीं डाले हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन टॉपिक के नाम नहीं है आपके सिलेबस में। इसके बारे में भी बात होगी, बहुत ही खराब तरीके से उन्होंने ये मतलब सिलेबस डिजाइन किया है। लेकिन खैर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये तो खैर ठीक ठाक ही किया है। तो यहाँ पे देखिए स्टोन एज में आपको पैलेलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक, ये 3 एजेस जो है वो करने पड़ेंगे। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग भारत में 10,000 BC से तो स्टार्ट होता नहीं है पैलेलिथिक। पैलेलिथिक का जो ये है अर्ली पैलेलिथिक एज 50,000 BC से स्टार्ट होता है इंडिया में। तो ये आंकड़ा जो दिया है वो भी गलत हो जाता है वैसे तो, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, है ना। अब हमारे पास दूसरा चारा भी क्या है, जो NTA और CET PG जो बोलेगा वो हम लोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए पैलोलिथिक, यहाँ पे वो तीनों अर्ली मिडिल एंड लेट पैलोलिथिक एज, इसके बाद मीजोलिथिक मध्यपाषाण, और फिर नवपाषाण। तो पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण युग ये करना है। फिर ताम्रपाषाण युग जो है वो भी आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आता है इंडस वैली। इस नाम से भी मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि ये नाम हम लोग आज यूज नहीं करते। हम इसको क्या करते हैं यूज, क्या कौन सा नाम यूज करते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकैवेटेड एंड एज पर द रूल्स ऑफ आर्कियोलॉजी, जिस साइट को सबसे पहले खुदाई में जो डिस्कवर हुई हो उसके नाम से पूरी सभ्यता को जाना जाता है। तो ऐसे में जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर सभ्यता को ये करने की, वो होनी चाहिए हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पे देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन,
ये गलत है नाम, ठीक है, लेकिन खैर अब बहुत ही सर्वमान्य है तो ठीक है, चलो इसको तो हम नजरअंदाज कर देते हैं। आर्यन एंड वैदिक एज, ये है आपका वैदिक एज, मतलब ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक एज, ये दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। स्टेट फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया, यहाँ पे आपको 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ाई करनी है। राइज ऑफ एंशिएंट इंडियन एम्पायर्स में आपको हरियंका वंश, शिशुनागा एंड नंदा डायनेस्टी, इनके ऊपर मतलब फोकस करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। एज ऑफ रिलीजन में जैनिज्म बुद्धिज्म के ऊपर फोकस रखा गया है। इसके अलावा आजीविकास भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि आजीविकास भी आपको करना है, ठीक है, आजीविकास। आगे आता है ये आपका मौर्यन एज। मौर्यन एज में भले ही उन्होंने सिर्फ सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल सिचुएशन या फिर जो स्थिति है वो पढ़ने के लिए आपको बोला है, लेकिन आपको पढ़ना सब है। आपको यहाँ पे लगेगा कि यार यहाँ पे तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर नहीं है। एक बात समझिए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को आप इसके संस्कृति का ही एक हिस्सा मान सकते हैं, लिटरेचर को भी इसी संस्कृति का एक हिस्सा मान सकते हैं। तो आपको सिर्फ इस सिलेबस के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये इस सिलेबस को ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा, आपको सिर्फ समझना है कि क्या सारे टॉपिक्स हैं। इसको ज़्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता आपको होगी, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इसी वजह से मैं ये सेशन ले रहा हूँ, ताकि आपको इत्तला कर पाऊँ, आपको समझा पाऊँ कि देखो यार इस तरह की गेम खेली जा रही है अभी CUT-PG में, ठीक है। हिस्ट्री के लिए पोस्ट मॉडर्न एज में आपको 4 राजवंशों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। इंडो ग्रीक्स, शकाज, कुशाणास एंड वेस्टर्न क्षत्रपास, इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री वगैरह आपको करनी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनका जो इम्पैक्ट है भारतीय सोसाइटी के ऊपर, वो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखना पड़ेगा। पोस्ट मॉडर्न एज में इन चारों का भारतीय समाज के ऊपर जो परिणाम आया है वो आपको सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। इसके बाद आते हैं अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया के ऊपर, जहाँ पे पहला ही चीज़ जो है वो साउथ इंडिया का नहीं है, खरवेला, ये उड़ीसा में आते हैं, है ना। तो जो नाम दिया है, एक मतलब होता है कि बस के ऊपर बोर्ड लगा होता है, तो बस के ऊपर बोर्ड कुछ अलग लगा है, बस जा कहीं और रही है, इस तरह का सिचुएशन बन रहा है। लेकिन खैर चलो, खरवेला जो है इसके ऊपर आपको मतलब थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर बाद के जो सारे हैं वो या तो डेक्कन के हैं या फिर डीप साउथ के हैं, जैसे कि सातवाहनस। और इसके बाद तमिल स्टेट्स ऑफ द संगम एज जो है चोल, चेर एंड पांड्या। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, लिटरेचर, ये सब आपको पता होना चाहिए। फोकस आपको यहाँ पे संगम लिटरेचर के ऊपर करना है, ठीक है। तो संगम लिटरेचर क्या है, ठीक है, अलग अलग संगम, उनके अध्यक्ष, और संगम साहित्य के जो एपिक्स वगैरह हैं, मणिमेगलाई, शिल्पादिकरम, है ना, इनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे देखा जाए तो गुप्तास, वाकटकास एंड वरदांस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गुप्तास है ऑब्वियसली, और उसके बाद में वरदांस यानी हर्षवर्धन, इनके ऊपर आपको फोकस करना है। वाकटक भी आपको मतलब करना तो पड़ेगा, लेकिन गुप्तास या वरदान जितना वो इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए फिर से एक बार सजेस्टिव है ये, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, इसके ऊपर ज़्यादा मतलब दिल पे मत लो चीज़ें, ठीक है। सब कुछ करना है आपको, जो कुछ भी आपको मिलता है, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, सोसाइटी, पोजीशन ऑफ वुमेन, अनटचेबल्स, so on and so forth, everything that you get around these dynasties आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का ही सिलेबस है ये भी, थोड़े से बचे हुए पॉइंट जो हैं अगले स्लाइड के ऊपर मैंने लिए हैं। रीजनल स्टेट्स ड्यूरिंग गुप्ता एरा, तो गुप्त जो है नॉर्थ इंडिया में है, तो साउथ में स्पेशली पेनिनसुला एंड डीप साउथ में कदम्बाज हैं, है ना, कदम्बाज ऑफ बनवासी, पल्लवाज हैं, और चालुक्यज ऑफ बादामी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चालुक्यज ऑफ बादामी का आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर तो खैर हर जगह पे इंपॉर्टेंट है, मतलब ऋग्वेदिक टाइम से जो लिटरेचर आप पढ़ते हुए आते हो, हर जगह पे जो कोई भी एज अ सोर्स हम लोग यूज़ करते हैं, सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका फेवरेट टॉपिक रहता है बाय द वे क्या कि कौन सी किताब किसने लिखी है, ये इसके ऊपर इतने क्वेश्चन आए हैं एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया के कि पूछो मत, ठीक है। तो लिटरेचर आपको हर एक राजवंश के टाइम का लिटरेचर करना मतलब करना है, आप बिल्कुल उसको पूछो ही मत कि सर करना है कि नहीं करना है, करना ही है। एंशिएंट एंड मिडिवल का तो हर राजवंश के तहत जो लिटरेचर आता है आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रोथ ऑफ वैष्णविज्म एंड शैव रिलीजन, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है नहीं, लेकिन खैर अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो
लगभग सेकेंड सेंचुरी बीसी से 300 सी लगभग 500 साल होते हैं, और फिर उसके बाद के लगभग 300-400 साल ये किस तरह से डेवलपमेंट हुई है शैविज्म एंड वैष्णविज्म में, ये यहाँ पे देखने की कोशिश हम करते हैं। इसके अलावा देखिए पालाज, सेनाज, राष्ट्रकूटाज, परमार्स, इनकी पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर वगैरह वगैरह, ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ये एक्चुअली में अर्ली मिडिवल हिस्ट्री में आता है, जो कि उन्होंने अगले टॉपिक में अगले यूनिट में डालना चाहिए था, जिसका नाम है अर्ली मिडिवल इंडिया। यहाँ पे ये डालना चाहिए था लेकिन डाला नहीं, एंशिएंट में डाल के खत्म कर दिया उसको। यूजुअली क्या करते हैं हम लोग, हर्षवर्धन के साथ एंशिएंट इंडिया को समाप्ति देते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग जो रीजनल पॉलिटीज हैं, ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल वगैरह हैं, ये अर्ली मिडिवल में हम लोग लेते हैं, है ना। तो ये जो मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं इसमें हम लोग वो सारी चीज़ें लेते हैं। लेकिन खैर अब उन्होंने वो एंशिएंट में डाल दिया तो डाल दिया, मुझे पसंद नहीं आया वो उन्होंने किया है, लेकिन खैर सिलेबस के बारे में पसंद करने लायक कुछ खास है भी नहीं, हमने अभी तक वही देखा है ना। मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है राइज ऑफ राजपूत्स, ठीक है। इसके ऊपर बाय द वे मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि हमारी आरंभ बैच जो है 2026 के आपके सीईटी पीजी हिस्ट्री के लिए हमने चालू कर दी है। यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं सेशंस ले रहा हूं, मैं वीक वाइज इसका मॉड्यूल बना के चल रहा हूं। तो एक वीक में मैं 3 लेक्चर लेता हूं, वो तीनों के तीनों लेक्चर या तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री या फिर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री या फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के होते हैं। ये इस तरह का एक प्लान लेके मैं चल रहा हूँ। अभी जो वीक चल रहा है जो कि फर्स्ट वीक ऑफ जून है, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का मॉड्यूल जो है मैंने अभी अभी शुरू किया है, ठीक है। तो आप ज़रूर मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 6 PM to 7 PM सीयूटी पीजी वाला के चैनल पे मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है द चोलास। इनके पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और इनके विलेज इकोनॉमी एंड सोसाइटी के ऊपर, स्पेशली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। चलिए इंडियन फ्यूडलिज्म, ये एक डिबेट है, ठीक है, इंडियन फ्यूडलिज्म की, इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन मैंने देखा है सीईटी पीजी में बहुत कम आते हैं, ठीक है। यूजी सीनेट वगैरह वहां पे बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। लेकिन एग्रेरियन इकोनॉमी, अर्बन सेटलमेंट, ट्रेड, कॉमर्स, ये जो सारी चीजें हैं अर्ली मिडिवल इंडिया की, ये आपको करनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में देख लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है। तो मैमलुक, खलजी एंड तुगलक डायनेस्टी, इनके बारे में बात होगी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत में आपको स्पेशली फोकस रखना है मिलिट्री रिफॉर्म्स, स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के वगैरह, एंड इक्ता सिस्टम, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। यूजुअली पहले देखा गया था कि रीजनल आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ रहे थे, अभी दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। विजयनगर, बहामनी, इन दोनों में विजयनगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन खैर दोनों का ही राइज, सोसाइटी, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन सब करना है, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर सब करना है। भक्ति सूफी मूवमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है, उन दोनों में भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्चर में पर्शियन लिटरेचर, मैंने आपको कहा है एंशिएंट और मिडिवल में लिटरेचर जहां कहीं पे भी दिखे आपको करना ही है। पर्शियन लिटरेचर के ऊपर भी बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं। बुक एंड ऑथर, ठीक है, ऑथर कौन है, बुक कौन सा लिखा है, ये वाले सवाल बहुत आ रहे हैं। इसके बाद देखिए मुगल एम्पायर, ये एक शॉर्ट शॉर्ट वाला मतलब टॉपिक है। मुगलों के ऊपर 5 से 6 MCQs हर बार रहते हैं। मुगलों का सब कुछ करना है यार, पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सोसाइटी, पॉलिटी, लिटरेचर, सब करना है, ठीक है। यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल्स दिया नहीं है, लेकिन आएगा। आर्ट में पेंटिंग के ऊपर सवाल आते हैं, आर्किटेक्चर ऑब्वियसली मुगलों का काफी फेमस है, ठीक है। एक्सपांशन ऑफ द मुगल एम्पायर, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली देयर पॉलिसी टुवर्ड्स राजपूत एंड द मराठास, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाबर टू औरंगजेब, सारे मुगल जो बादशाह हैं इनके जो मेन हैं उनके ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए शेरशाह सूरी, द सुर डायनेस्टी, ये भी आपको करना पड़ेगा, स्पेशली द इम्पैक्ट ऑफ शेरशाह सूरी ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे देखिए फिर से एक बार इन्होंने 1206 से 1707 लिया है, ठीक है। सो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत टू डेथ ऑफ औरंगजेब, ठीक है, यहाँ तक ये किया है, और यहाँ पे भी एडी यूज किया है। गलत है यार ये, है ना। खैर लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये मतलब बहुत ही सजेस्टिव सिलेबस लगा मुझे, जिस तरह से उन्होंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस दिया है या अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस दिया है, उस तरह से देते तो मज़ा आता, लेकिन उन्होंने बच्चों के साथ फिरकी ली है, मजाक किया है एक तरह से। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो है ये हम लोग एक तरह से मतलब इसको एक वैचारिक टॉपिक या फिर थियोरेटिकल टॉपिक बोल सकते हैं,
ठीक है। कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडवेंट ऑफ द यूरोपियन से ये स्टार्ट होता है ना। ब्रिटिश राज एंड ब्रिटिश एक्सपांशन इन इंडिया, इसके ऊपर मतलब फिर से एक बार यही है कि भाई देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस थिंग, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, वहाँ से लेके फिर आपका कार्नाटिक बैटल्स आ गया, एंग्लो मराठा आ गया, एंग्लो सिख वॉर्स आ गए, बहुत सारे ऐसे वॉर्स करके उन्होंने एक्सपांशन किया है। इंपीरियलिज्म अगेन थियोरेटिकल है, एग्जैक्टली क्या बोलना है इनको इन्हीं को खुद पता नहीं होगा शायद से। ठीक है। सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, अरे भाई किसकी, तो ठीक से तो बताओ, भारतीयों की ना। क्या सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट हुई है ब्रिटिशों के टाइम पे, ये वगैरह सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, ठीक से ये स्ट्रक्चर्ड है नहीं। आगे है देखो, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे ऑल एक्ट्स बोला है। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एक्ट दैट वाज पास टिल द 1947 एक्ट, द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एक्ट ऑफ 1947, वहाँ तक के सारे एक्ट्स आपको करने पड़ेंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में देखिए सेटलमेंट लिखा है, एस भी नहीं लिखा, यहाँ पे देखो ग्रामेटिकल मिस्टेक करके रखे हैं। सेटलमेंट्स यानी कि आपकी परमानेंट आ गई, रहतवारी महलवारी, ठीक है, इस तरह की जो लैंड सेटलमेंट्स थी, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं वो करेंगे हम लोग। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, यहाँ पे फोकस करने के लिए बोला है राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले एक्सेट्रा। ठीक है। और नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर मास मूवमेंट एंड ब्रिटिश रूल, ठीक है, तो तिलक वगैरह एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करनी पड़ेंगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस समिट्स हैं, मतलब अलग अलग जो समिट्स हुए थे, कहाँ हुए थे, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की वगैरह वगैरह। गांधीयन मूवमेंट अगेन, आगे उन्होंने मास मूवमेंट भी बोला होगा कहीं पे, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, कहीं पे उन्होंने मास मूवमेंट भी बोला है। हाँ ये देखिए मास मूवमेंट, तो गांधी इज एक्चुअली कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन मास मूवमेंट। यहाँ पे एक बार मास मूवमेंट बोल दिया, फिर आगे फिर गांधीयन मूवमेंट बोल रहे हैं, मतलब ठीक नहीं है ये। यहाँ पे देखिए आपको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, गांधीयन फेज, उसके साथ साथ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, सारे एक्ट्स हम लोग वैसे भी कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट उसमें हो ही जाएगी। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज द लास्ट लेग ऑफ द इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वेर इन द डिमांड फॉर पाकिस्तान केम अप एंड देयर वॉज पार्टीशन ऑफ इंडिया, राइट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सो जो आपका पूरा का पूरा राजीव अहिर का स्पेक्ट्रम में दिया है ना पूरा हिस्ट्री, वो करना पड़ेगा। ठीक है। यूरोपियन हिस्ट्री भी है, देखिए ये भी एक बहुत बड़ा लफड़ा है, इन्होंने अचानक से इंडियाज मतलब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यूरोपियन हिस्ट्री घुसा दी है। इसका अलग से 5वां सेक्शन वो कर सकते थे, किया नहीं। ठीक है, आलस आ रहा होगा किसी इंसान को जिसने ये सिलेबस बनवाया है। खैर, यूरोपियन हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंग्लैंड, इंग्लैंड देखे रखा है, देश का नाम देखे रखा है, ऐसा भी नहीं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लिखे पूरी तरह से, वो भी नहीं, यहाँ पे भी ग्रामेटिकल मिस्टेक करके रखे। अरे इंग्लैंड का क्या मतलब है, क्या इंग्लैंड से आप एग्जैक्टली क्या, कौन सा रेवोल्यूशन? तो मेरे ख्याल से ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड। खैर, मतलब बहुत ही खराब तरीके से इन्होंने ये सिलेबस डिजाइन किया है, ये पूरा का पूरा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस है। क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन फिर भी बहुत आसान वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसको कोई स्किप नहीं करेगा। मेरे साथ आरंभ बैच में ये भी मैं करूंगा। अभी तो हाल फिलहाल में मैं एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न के मॉड्यूल लेके चल रहा हूँ, लेकिन आगे मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी करवाऊंगा, यू डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए ये जो सेशन है यहाँ पे लगभग खत्म होने को है, लेकिन फिर से एक बार सेशन खत्म करने से पहले आपको याद दिला दूं कि आपको इस कोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए लेके आते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आपको क्या करना है, ये जो सिलेबस है इसके 3 से 4 प्रिंट निकालें आप। ठीक है, इसके 3 से 4 प्रिंट निकाल के आप जहाँ जहाँ पे पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, घर पे या कॉलेज के लाइब्रेरी में वगैरह, अपनी एक जगह होती है वहाँ पे उसको रखें, ताकि जब कभी भी आप इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ें तब आपके हाथ में सिलेबस हो। काफ़ी मतलब हैपहज़र्डली इसको प्लेस किया गया है इस सिलेबस को, लेकिन फिर भी आपके पास कॉपी तो ज़रूर होनी चाहिए। जब कभी भी आप कोई एमसीक्यू करते हैं, पीवाईक्यू करते हैं, तो आपको इमीडिएटली पता होना चाहिए कि कौन से डिवीजन से आया है, एंशिएंट, अर्ली मिडिवल, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, और इसके अलावा कौन से टॉपिक सब टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है, ये आपको इमीडिएटली पता होना चाहिए।
ठीक है, तो समरी में मैं इतना ही कहूंगा कि देखो आपका ये जो सिलेबस है, सिलेबस, इसमें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है। फिर अर्ली मिडिवल, अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। फिर मिडिवल, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, फिर आती है आपकी मॉडर्न, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और इसके अलावा एक सेपरेट सेक्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिलेबस डिस्कशन अच्छा लगा हो। लगभग 25-26 मिनट में ये मैंने आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री का सिलेबस क्या है और किस तरह से आपको इसको अप्रोच करना है ये समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। माय नेम इज योगेश लाहनकर, मैं आपका हिस्ट्री का टीचर हूं। और एक बार फिर से मैं अपने क्लास टाइमिंग बता देता हूं। मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे यूट्यूब क्लास आरंभ बैच 6 PM to 7 PM। थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड बाय बाय।